आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसानों के लिए खुशखबरी, 10 रुपये क्विंटल बढ़ा गन्ने का दाम। जानेंगे पूरा समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। दिल्ली में होटल खोलने की मंजूरी, साप्ताहिक बाजार ट्रायल आधार पर खुलेंगे। जानेंगे विस्तार से पूरा समाचार, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। आगरा में मेडिकल छात्रा योगिता गौतम का निर्मम हत्या, सीनियर डॉक्टर पर शक। जानेंगे पूरा समाचार, बने रहिए इसी वीडियो में। जम्मू कश्मीर हंदवाड़ा जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, 2 ढेर। जानेंगे पूरा समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। यूपी के 16 जिलों के 777 गांव बाढ़ प्रभावित, सीएम बोले सबकी सहायता करे, बजट की कोई कमी नहीं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। झारखंड राज्य स्तरीय क्रिकेटर मनीष का शव सिटी पार्क में मिला, हत्या की आशंका। जानेंगे पूरा समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलता है सबसे पहले समाचार की ओर। किसानों के लिए खुशखबरी, 10 रुपये क्विंटल बढ़ा गन्ने का दाम। केंद्र सरकार ने बुधवार को गन्ना का उचित एवं लाभकारी एमआरपी दाम 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये क्विंटल करने को मंजूरी दे दी। यह दाम गन्ने के अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले नए विपणन सत्र के लिए तय किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में गन्ने का 2020-21 अक्टूबर सितंबर विपणन वर्ष के लिए एमआरपी दाम 10 रुपये क्विंटल बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। CCEA ने खाद्य मंत्रालय के इस संबंध में दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने अगले विपणन सत्र के लिए गन्ने का एमआरपी 275 रुपये से बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव दिया था। CACP सरकार को प्रमुख कृषि उत्पादों के दाम को लेकर सलाह देने वाली संवैधानिक संस्था है। एमआरपी को गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत तय किया जाता है। यह गन्ने का न्यूनतम मूल्य होता है जिसे चीनी मिलों को गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान करना होता है। सरकार का अनुमान है कि चालू विपणन सत्र में गन्ना का कुल उत्पादन 280 से 290 लाख टन रह सकता है। गन्ने का चालू विपणन सत्र अगले महीने समाप्त हो रहा है। पिछले साल 2018-19 में देश में 331 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की खेती में कमी आने से चालू विपणन सत्र में उत्पादन कम रहने का अनुमान है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। दिल्ली में होटल खोलने की मंजूरी, साप्ताहिक बाजार ट्रायल आधार पर खुलेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की बैठक में आज दिल्ली ने होटल को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि साप्ताहिक बाजारों को अभी जहां ट्रायल के आधार पर फिर से खोलने की मंजूरी दी गई है, वहीं जिम फिलहाल बंद ही रहेंगे। कोरोना संकट के बीच राजधानी दिल्ली में होटल, साप्ताहिक बाजार और जिम्नेजियम फिर से खोलने का फैसला लेने के लिए बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की बैठक बुलाई गई थी। उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अभी होटल फिर से खोलने पर फैसला ले लिया गया है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। पहले मंगलवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन की बैठक होने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह बैठक नहीं हो सकी। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बीते माह 31 जुलाई को आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अनलॉक 3 में होटल और एक सप्ताह के लिए प्रायोगिक तौर पर साप्ताहिक बाजार फिर से खोलने के फैसले पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे कि
कोविड-19 की स्थिति नाजुक बनी हुई है और खतरा अभी दूर नहीं हुआ है, तो उसी के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया था। ज्ञात हो कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए गुरुवार को दिल्ली में होटलों को फिर से खोलने का फैसला किया था। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोविड-19 से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपायों को अपनाते हुए शनिवार 1 अगस्त से 7 दिन के लिए प्रायोगिक आधार पर साप्ताहिक बाजारों को भी अनुमति दे दी गई थी। सब कुछ सही रहने पर इन्हें नियमित रूप से खोलने की बात कही गई थी। इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर एलजी को होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आगरा में मेडिकल छात्रा डॉक्टर योगिता गौतम की निर्मम हत्या। सीनियर डॉक्टर पर शक। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विभाग की पीजी डॉक्टर योगिता गौतम की सिर में भारी वस्तु से प्रहार करके हत्या कर दी गई है। बुधवार सुबह फतेहाबाद हाईवे पर बमरौली कटरा क्षेत्र में उसका शव मिला था। इससे डॉक्टर योगिता के भाई डॉक्टर मोहिंदर कुमार गौतम ने उरई में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक तिवारी के खिलाफ आगरा के एसएम गेट थाना में बहन के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस टीम का डॉक्टर तिवारी को उरई में हिरासत में लेकर आगरा के लिए रवाना हो गई है। पुलिस के पास इस बात से भी साक्ष्य है कि विवेक तिवारी कल शाम तक आगरा में ही थे। पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह बमरौली कटरा डौकी के पास एक युवती का शव मिला। युवती लोवर और टी शर्ट पहने थी और पास ही उसके स्पोर्ट शूज पड़े थे। सिर के पीछे चोट का निशान था। तलाशी में जेब में कोई पहचान पत्र नहीं मिला। मोबाइल भी गायब था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी ओर एमएम गेट थाने में सुबह 9:30 बजे शिवपुरी पार्ट दिनपुर नजफरगढ़ दिल्ली निवासी डॉक्टर मोहिंद्र कुमार गौतम पहुंचे और बहन को किडनैपिंग किए जाने की तहरीर दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बहन डॉक्टर योगिता एसएन मेडिकल कॉलेज में से पीजी कर रही है। वह नूरी गेट में गोकुल चंद पेठे वाले के मकान में रहती है। उनकी बहन ने मुरादाबाद के तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2009 में प्रवेश लिया था। मेडिकल कॉलेज में उनकी पहचान 1 साल सीनियर डॉक्टर विवेक तिवारी से हुई थी। विवेक मूलतः शास्त्रीपुरम कानपुर के निवासी हैं। वर्तमान में उरई में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। मोहिंद्र के मुताबिक विवेक उनकी बहन योगिता को परेशान करता था। मंगलवार शाम 4:15 बजे योगिता ने घर पर फ़ोन करके बताया कि विवेक ने उसकी डिग्री कैंसिल कराने की धमकी दी है। वह बहुत घबराई हुई थी, फ़ोन पर रो रही थी। इस फ़ोन के बाद मोहिंद्र आगरा के लिए रवाना हो गए थे और रात में 9:30 बजे आगरा आ गए थे। वह बहन घर पर नहीं मिली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर डॉक्टर विवेक तिवारी के खिलाफ अपहरण व मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद शाम को पुलिस ने डौकी में मिले अज्ञात शव को डॉक्टर मोहिंद्र को दिखाया। शव देखते ही वह बिलख कर रोने लगे। डॉक्टर योगिता की हत्या की खबर तेजी से इसे एसएन मेडिकल कॉलेज में फैल गई। साथ पढ़ने वाले छात्र भी सदमे में आ गए। डॉक्टर मोहिंद्र कुमार गौतम ने पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें लिखा था कि वह मंगलवार की रात बहन के घर आ गए थे। बहन नहीं थी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें शाम 7:30 बजे घर से अकेले बाहर निकली थी। बाहर निकलते ही बहन को टाटा नेक्सन कार सवार अज्ञात युवक ने खींचकर अंदर डाला। मुकदमे में डॉक्टर विवेक तिवारी और एक अज्ञात पुरुष का जिक्र किया गया है। अज्ञात युवक कौन है, यह जानकारी डॉक्टर विवेक तिवारी से पता चल सकेगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार डॉक्टर योगिता गौतम ने मंगलवार की 7:30 बजे आखिरी बातचीत डॉक्टर विवेक तिवारी से की थी। उसके बाद उसने मोबाइल पर कोई कॉल नहीं आया। शाम 6:15 बजे से डॉक्टर विवेक तिवारी की लोकेशन भी आगरा में थी। इसके बाद रात 12:15 बजे उसकी लोकेशन उरई की आई। इससे पुलिस अंदाज़ा लगा रही है कि घटना रात 8 से 9 बजे के बीच की है।
डॉक्टर योगिता के भाई ने मुकदमे में विवेक के अलावा अज्ञात कार सवार का भी जिक्र किया है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है आखिरकार कार सवार अज्ञात पुरुष कौन है। सुबह डौकी क्षेत्र में युवती का शव मिलने पर पुलिस को अंदाजा हो गया था कि मामला हत्या का है। हालांकि उस समय तक शव की पहचान नहीं हुई थी। युवती के हाथ में टूटे बाल थे, नाखून में कुछ फंसा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी से संघर्ष हुआ था। बचाव में सामने वाले की खाल नाखून में फंसी हुई थी। शव की शिनाख्त के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया। अभी तक मिली जानकारी से पुलिस यही मान रही है कि चलती हुई कार में संघर्ष हुआ, मारपीट हुई। डॉक्टर योगिता ने मारने वाले की बाल खींचे और उसे नोचा। हत्यारे ने उसके सर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर दिया। वह भारी वस्तु शराब की बोतल भी हो सकती है। उसके बाद गाड़ी को हाईवे पर रोका गया। शव को सड़क किनारे फेंका गया। सिर पर किससे प्रहार किया गया था, यह सवाल पुलिस आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी से पूछेगी। पूछताछ के लिए भी एसएसपी ने स्पेशल टीम बनाई है। वारदात ने डॉक्टर योगिता गौतम के परिजनों को हिलाकर रख दिया है। वो ज़्यादातर बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। प्रारंभिक छानबीन में पुलिस को जानकारी मिली है कि डॉक्टर विवेक तिवारी लंबे समय से डॉक्टर योगिता गौतम को परेशान कर रहा था। वह MBBS में उनसे 1 साल सीनियर था और उसी समय से योगिता को पसंद करता था। लगातार शादी का दबाव बना रहा था। योगिता उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर विवेक तिवारी से पूछताछ में बहुत कुछ साफ होगा। अभी यही माना जा रहा है कि शादी से इनकार पर डॉक्टर विवेक तिवारी ने वारदात का अंजाम दिया। हालांकि विवेक को जब पुलिस ने उरई में पकड़ा तो उसने आगरा जाने तक की बात नहीं स्वीकारी। पुलिस ने से कहा कि वह तो क्वारंटाइन में है और पुलिस को कोई भ्रम हुआ है कि पुलिस ने कार के बारे में पूछा तो भी उसने गुमराह किया। हालांकि बाद में बता दिया कि कार कानपुर में खड़ी है। SSP बबलू कुमार ने बताया कि शव की पहचान होते ही पुलिस की कई टीमों को अलग अलग काम की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर विवेक तिवारी के पास टाटा नेक्सन कार है। डॉक्टर योगिता के भाई ने अपहरण के मुकदमे में ऐसी ही कार का जिक्र किया था। कार CCTV में आ गई थी। डॉक्टर विवेक ने कार को कानपुर में छिपा रखा है, जिसे पुलिस टीम ने बरामद कर लिया है। उसे भी आगरा लाया जा रहा है। उसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी। डॉक्टर योगिता गौतम के पिता अम्बेश गौतम नवोदय विद्यालय समिति में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात है। सनसनीखेज वारदात ने परिजनों को हिला दिया है। डॉक्टर योगिता की PG की पढ़ाई भी इस महीने खत्म हो गई थी। साहसी, मिलनसार और होनहार डॉक्टर योगिता की ड्यूटी कोविड वार्ड में रहती थी। वह महिला मरीजों का बहुत ध्यान रखती थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसने वार्ड में आने का समय तो तय था, मगर कभी घड़ी देख कर वापस नहीं जाती थी। ड्यूटी के दौरान मरीजों की देखभाल में व्यस्त रहती थी, उन्हें हिम्मत भी देती थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर हंदवाड़ा जिले में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर दो ढेर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में बुधवार को सुबह को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। उसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। यह मुठभेड़ हंदवाड़ा जिले के कारालगुंड इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने जवानों को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद जवानों ने आतंकवादी को घेर लिया और दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। इसी दौरान 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया, हंदवाड़ा जिले के करालगुंड इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकी मारे गए। वहीं जवानों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि शोपियां के चित्रगाम गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी
और तलाशी अभियान चलाया। अधिकारी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जवाबी गोलाबारी में एक आतंकवादी मारा गया। अधिकारी ने कहा कि आतंकवादी की पहचान और संगठन का पता अभी नहीं चल पाया है, अभियान जारी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। यूपी 16 जिलों के 777 गांव बाढ़ प्रभावित। सीएम बोले सबकी सहायता करें, बजट की कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत कार्यों को उच्च प्राथमिकता पर लेने का निर्देश दिया है। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है। बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तटबंध के निरंतर पेट्रोलिंग के साथ साथ बांधों के कटान की स्थिति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने बुधवार को लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बाढ़ राहत शरणालयों में रहने वालों को ज्वर, खांसी, सिर दर्द आदि के लक्षण दिखने पर उनको शेष शरणार्थियों से अलग रखा जाएगा और कोविड-19 जांच, भर्ती, उपचार की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी तटबंध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक स्थिति नहीं है। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों में सर्च एवं रेस्क्यू के लिए 22 टीमें लगाई गई हैं। प्रदेश के 16 जनपदों अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर तथा सीतापुर के 777 गांव बाढ़ग्रस्त तथा 520 गांव मैरूंड हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न किट बांटा जा रहा है। अब तक 96,834 खाद्यान्न किट, 2,21,220 मीटर तिरपाल बांटा जा चुका है। उन्होंने बताया कि 290 मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। बाढ़ से निपटने के लिए प्रदेश में 373 बाढ़ शरणालय और 784 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई है। प्रदेश के 16 जिलों के 777 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। शारदा नदी, पलिया कला, लखीमपुर खीरी, सरयू घाघरा नदी, तुर्ती पार बलिया, सरयू घाघरा नदी, एल्गिन ब्रिज, बाराबंकी तथा सरयू घाघरा नदी अयोध्या में अपने खतरे के जल स्तर से ऊपर बह रही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। दिल्ली से बिहार जा रही बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी, 16 यात्री गंभीर रूप से घायल। दिल्ली से बिहार जा रही यात्रियों से भरी बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना का शिकार हो गई। मिल रही जानकारी के मुताबिक 45 यात्रियों को लेकर मधुबनी जा रही बस गुरुवार की सुबह उत्तर प्रदेश के इटावा में पलट गई। इस घटना में 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इटावा के एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि गंभीर रूप से घायल यात्री 16 को सैफई मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं 29 लोगों का एक स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार चल रहा है। यहीं पे जानकारी समाप्त होती है। इसी प्रकार की न्यूज़ को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा।